लगन है। वृश्चिक लगन कौन सा हुआ आप बोलिए। वृश्चिक यानी वृश्चिक, धनु, मकर। शुक्ला जी माइक बंद करें पहले। अरे धर्मेंद्र शुक्ला जी माइक। अब आपका वृश्चिक लगन है जी शुक्ला जी। गीता मैडम जी इनका माइक बंद कर दें जी प्लीज। सर ये माइक है आपकी उसमें लगन से जी एक धनु हो गया। अब उसकी एक राशि आ गई आपके भाग्य भाव में, है ना जी। जलीय त्रिकोण है, आप समझे इस तरीके एक से। 5th हाउस में आई और एक मिनट जी, एक मिनट जी। मैडम जी राजलक्ष्मी जी बंद कीजिए अपना माइक पहले, फिर समझे। आप सब लिखना छोड़े, पहले समझें, बुद्धि में डाल लें। एक राशि उसके पंचम भाव में आई, एक राशि उसके द्वितीय भाव में चलेगी। एम आई राइट? अपना माइक खोल लीजिए जिसका क्वेश्चन है। एक्चुअली हाँ ठीक है ठीक जी। है। हाँ जी अगर वो पंचमेश है, वो आपका इष्ट भी है। ठीक है जी। जी। इष्ट कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से। गुरु हम्म कहाँ से देखेंगे? गुरु नवम भाव से। गुरु हम्म आपका नवमेश जिस त्रिकोण में बैठेगा उस दिशा में आपको गुरु की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। अब एक राशि उसकी पंचम भाव में बैठ गई, एक राशि उसकी मार्केश बन गई। मार्केश दूसरे भाव में। अच्छा हाँ ठीक, मार्केश बन गई हाँ। ओके। राइट। हम्म एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है। हम्म दोनों के राशियों का स्वामी एक ही, गुण स्वरूप तो अलग अलग है हम्म ना। हम्म तो आप समझिए भी सातवां भाव और द्वितीय भाव मार्क भाव है, और 12वां भी मार्क की संज्ञा में आता है। हम्म अब सातवां इन्वॉल्व करेगा आपको मारने के लिए। मार्केश का मतलब मारना है ना। हम्म। द्वितीय मार के बताएगा। ओके। है राइट? हम्म तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके फल मिश्रित हो गए, इतने बढ़िया फल नहीं मिले हमें। हम्म ठीक है। हम्म अब जलीय त्रिकोण है ना जी। जल हम्म। तत्व राशि लगन में बैठी है। हाँ। तो चर स्थिर दुष्भाव की संज्ञा जानते हैं आप? हम्म। चार लगन, एक हाँ। चार सात 10 हम्म स्थिर दुष्भाव, है ना। हम्म। तो ये कौन सा लगन बैठा? ए, ये द्विस्वा बैठा ना, द्विस्वा हुआ। एक चार सात 10 चार लगन है। हाँ तो सेकंड एट्थ दो एट्थ राशि हुई तो। दो छह से 2 6 10। अब ये दुष्भाव लगन है। हम्म ठीक है जी। हम्म अब देखिए, सोच इसकी दुष्भाव जैसी रहेगी। अब मार्केश कौन सा है? मार्केश तो इसका गुरु ही हुआ ना फिर। अरे मैडम जी, गुरु तो बनेगा ही मार्केश। हम्म। तो शुक्र। आप मार्केश, आप फलित को समझिए, गुरु तो मार्केश बनेगा। हम्म है ना जी। अब हम्म गुरु के साथ आप ये भी तो नोट करें, गुरु कौन से चार है, स्थिर है, दुष्भाव है। आपको एक चीज बताता हूँ गूढ़ रहस्य। हम्म लगन के साथ हम्म। कोई भी चार होगा तो स्थिर दूसरी तरफ होगा, उसके पहले क्या होगा? द्विस्वभाव। दुष्भाव लगन है। हम्म। आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं जैसे मेरे को चार लगन है, आ गई आ गई। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके। जैसे चार लगन है, आप एक चार किसी का सात 10। कुंडली बना के दिखाइए ना, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैडम जी पहले समझिए, ध्यान से सुने, कुंडली तो लगाएंगे। ये तो बाद का चैप्टर है जो एडवांस ये में आप, प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, ये समझ में नहीं आ ये रहा आप सब। बाद का चैप्टर है, आप पहले समझना चाह रहे हो। ठीक है ना जी। अगर पहले समझना है तो फिर ये आज लिखाएंगे नहीं, आप समझा देते हैं। आप देखिए चार लगन है, एक चार सात 10 चार लगन है ना जी। हम्म अब देखिए चार के बाद क्या आएगा? स्थिर। हम्म।
उसके पीछे क्या आएगा? द्विस्वभाव। जो मीन राशि आएगी, मीन राशि कौन सा लगन है? वृषभाव। हाँ। ठीक है जी। अब देखिए आपका चार लगन सेंटर में आ गया। अगला कौन सा बनेगा? बनाइए अपने हिसाब से। पीछे वाला के आगे वाला? ओके फिर हाँ। पीछे वाला क्या बनेगा? दिस। वृषभाव। ठीक है जी। अब देखिए आपका जो है वो स्थिर है, मार्केश स्थिर तरीके से ही करेगा, पक्का करेगा वो। ओके। समझे आप बात को? हाँ समझी। आप ठीक है ना? आपके अंदर अगर उसकी दशा चलेगी तो द्वितीय भाव के गुण स्वरूप आएंगे और पांचवें भाव के गुण स्वरूप आपके साथ चलेंगे। अब त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से वो शुभ भी है और मार्केश होने की वजह से वो, एक्चुअली सर वो बैठा भी मेरे 9th हाउस में है और उच्च राशि में। अरे मैडम उच्च राशि में बैठा है तो बैठने दीजिए। आपको वो इतना डैमेज नहीं करेगा, मार्केश ढूंढना पड़ेगा कौन प्रबल बनेगा दोनों में से, क्योंकि वृश्चिक लगन में आपका जो शुक्र है वो प्रबल मार्केश बन जाता है, क्योंकि वो द्वादश भाव का भी स्वामी है और वो सप्तम भाव बैठा का भी भी सर, वो स्वामी। 12th हाउस में है वो। चाहे जहां मर्जी बैठे जी, चाहे उच्च की दिशा में बैठे, हमें कोई मतलब नहीं, उसके मार्केश गुण स्वरूप थोड़ा बदल जाएंगे। हाँ नहीं वो तो ठीक है। बदल सकते हैं हम लोग। रेमेडी से। अरे रेमेडी से कितना बदल सकते हैं? ये जो रेमेडी है ना जी, वो किसी एक एक लिमिट तक आपकी हेल्प कर सकती है। आपको फलित ज्यादा जोर देना चाहिए। रेमेडीज क्या है जी? आपको वो जो है महामृत्युंजय क्या है जी, वो आर करता है या तो पार करेगा, है ना? ठीक है जी। महामृत्युंजय से ये डेड श्योर थोड़ा भी हम बच सकते हैं। महामृत्युंजय जो मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी से मृत्यु से विजय पाने पर महामृत्युंजय का इजाद किया था। राइट। अब महामृत्युंजय क्या करता तब का? फिर आपकी आवाज रुक गई ये है किसका एकदम। फोन? अच्छा फोन। एक मिनट रुको। ठीक। महामृत्युंजय जो है वो आपको या तो असुलभ कर देगा मृत्यु को, वो या तो ठीक कर देगा या तो आपको मंजे पे से पड़ने नहीं देगा, ऊपर ले जाएगा जी। दोनों में से एक कार्य हो। मतलब वो बैलेंस कर देगा कायदे से। बैलेंस है आपको। शास्त्र क्या कहता है? जिसने 40 दिन मंजे बेड पर लेट के देख लिया, उसने नरक यहीं भोग लिया। उसको सारे रिश्तेदार सारे समझ आ जाते हैं कौन अपना कौन पराया है, हाँ बिल्कुल ठीक। कौन किसकी हेल्प करता है। राइट। अब वो क्या करेगा? आपको मंजे पे नहीं पड़ने देगा, या तो मार देगा या तो ले जाएगा, सुलभ कर देगा। ठीक, मतलब कि लाइफ उसकी इजी हो जाएगी या तो डेथ उसकी इजी हो जाएगी। हाँ, मरण इसका अच्छा हो जाएगा, या तो ठीक हो जाएगा या तो मर जाएगा। ठीक। am I right? अब किसी का मान के चलिए जैसे राजलक्ष्मी जी हैं। राजलक्ष्मी जी माइक खोलें जी अपना। यस सर। आपका लगन कौन सा है जी? मेरा आपका कन्या लगन है। कन्या लगन है ना जी। कन्या लगन के बाद कौन सी राशि आई दूसरे भाव में? पीछे कौन सी चलेगी? तुला है आगे। और एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, आपको भी समझ आएगा, धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। अभी आपको ये लिखने वाला ही वर्क ही है। तो ये देखिए इनकी कन्या लगन में कौन सा मार्केश बनेगा? मार्केश आपको ढूंढना पड़ेगा। एक तो सर तुला, शुक्र। अच्छा जी। तुला अच्छा हो जी। गया और एक बृहस्पति हो गया। हाँ एक जुपिटर हो गया। मंगल नहीं होगा? 8वीं राशि मैम, आई मीन 8वां घर, 8वें घर के मालिक। मंगल कहाँ से हो जाएगा मैडम जी? कहाँ कौन सी वैदिक सोच में बैठे हो? सेकंड और 7th हाउस का बोलते हैं। कौन सी सोच में? मंगल आजू खंड का मालक है। आजू अच्छा खंड का है। हाँ ठीक है जी। जी। आप देखिए, आप समझे भी, इसमें शुक्र और बृहस्पति बना, दोनों ही शुक्र और बृहस्पति दोनों हैं जो
वो प्रबल मार्केश बनते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। ठीक है, आपको जब भी शुक्र और बृहस्पति मार्केश दिखेंगे तो वो प्रबल होंगे। अब देखिए, आपको मार्ग भाव में अगर सात सप्तमेश आपका मार्केश बनता है तो द्वितीय भी मार्केश है, वो प्रबल मार्केश है, वो मार्केट बताएगा। आठवां भाव आजू का है तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव पूरी तरीके से आपको बताएगा किस ढंग से आपकी आयु खत्म होगी। तो आठवें भाव का जाने का रास्ता बताया गया है, एक आदर्श भाव आने का रास्ता बताया है। तभी तो सूर्य इस तरफ से चलता है, चंद्रमा दूसरी तरफ से चलता है। दोनों का मिलन अमावस्या है, दोनों का समसप्तक पूर्णिमा है। राइट? आपको ये जो संज्ञा है ना, ये चीज समझनी पड़ेगी कुंडलियों पर बहुत जोर दे के। तो सर आपने कहा समसप्तक पूर्णिमा है, तो समसप्तक मीन्स आमने सामने, 7 हाउस डिफरेंस। आमने सामने, बिल्कुल। अच्छा। चलिए आज लिखते हैं राहु के ऊपर। राहु सबसे बड़ा झोल है, पहले समझ लीजिए। राहु और केतु ही नेकी और बदी के मालिक हैं। शास्त्र कहता है कि राहु जो है वो आपको सर्प का मुख है और केतु जो है सर्प की पूंछ है। तो केतु जो पुत्र कारक है, राहु जो है धुआं है। ठीक है जी। अब राहु सूर्य को ग्रहण करता है और मैम चंद्र रिकॉर्डिंग को मध्यम करता है। एक सेकंड सर, मध्यम करता है। चल रही है चल रही है, चल रही है ओके। चल रही। सूर्य को मध्यम करता है और केतु चंद्र को ग्रहण करता है और सूर्य को मध्यम करता है। अब केतु लगन में होगा तो सूर्य का फल कहीं भी बैठा होगा वहां पर उत्तम कर देगा। केतु बृहस्पति ज्ञान है तो केतु उसकी चाबी है। 12वें भाव में केतु उच्च का है, मोक्षकारी है। मोक्ष तभी होगा जब आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाओगे। अब शास्त्र बोलता है भी, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, राहु केतु के एक्स को समझा, जहां जहां ये कुंडली में कि सबकी कुंडली में बैठेंगे, मेरी भी कुंडली में बैठेंगे, दिक्कत सबको देते हैं। जिस कुंडली में जहां बैठे हैं वो उस भाव के गुण स्वरूप ले लेंगे, उसके साथ जिसके साथ जुड़ती है उसके गुण स्वरूप लेके उसके मुताबिक फल कर देंगे जी। तो इस चीज को समझना है। और राहु और केतु की एक तो 5वीं दृष्टि है, एक 7वीं है, एक 9वीं दृष्टि है। ठीक है जी। अब राहु केतु जो हैं, आप एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। सेकेंडली ये वक्री रहते हैं, इनका प्रेडिक्शन जो है बहुत दिक्कत से होती है क्योंकि ये छाया ग्रह है। अब छाया तब दिक्कत देती है, ये जो वक्री है वो, जैसे आप ये देखते हैं ना जी, ईसीजी में ऐसे ऐसे बबलिंग चलती है, वैसे वक्री की चाल होती है। तो राहु केतु को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु माया में भी बहुत खतरनाक रोल प्ले कर देता है। लॉटरी सट्टा आदि का कारक ग्रह राहु है। केतु स्पिरिचुअल और योगी में अधिकतर केतु का उन्नत देखा गया, उन्नत पर्वत देखा गया है। राहु का रंग नीला है और काला रंग है और लंबा शरीर होता है। खराब रंगत, खुजली आदि से युक्त, पखंडी, हिचकी से युक्त, झूठा, कपटी, त्वचा विकार से युक्त, परम निंदक व बुद्धिहीन होता है। और यह राहु हमारे 12वें भाव में विद्यमान है, क्योंकि मस्तिष्क का पिछला भाग जो है वो राहु का विचार राहु के हैं। अब राहु के बारे में और विस्तार से समझते हैं। राहु को फनी, सर्प, तमो ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह तमोगुणी, मलिन व कृष्ण वर्ण का दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी है। वायु तत्व प्रधान है, पाप ग्रह माना गया है। इसकी स्वराशि कन्या
उच्च राशि मिथुन तथा धनु नीच राशि मानी गई है। यह दीर्घ सूत्री किंतु तक्षण बुद्धि, तक्षण तक्षण नाग भी बोला गया है, तक्षण बुद्धि ग्रह है। सर्प, लॉटरी, सट्टा, मत, तक्षण क्या होता है यानी सर? हाँ जी, तक्षण तक्षण नाग मतलब? ना मैडम, तक्षण नाग कैसे स्पीड से ऐसे ऐसे कर लेता है? तीव्र बुद्धि, तक्षण यानी तेज बुद्धि। अच्छा तक्षण नाग का, नाग भी राहु ही है, सर्प अच्छा। है राहु। अचानक धन प्राप्ति, गुप्त धन व पिता माँ का विशेष कारक है। इसके अतिरिक्त अब शेषन, माया, वैधव्य, विज्ञान, शराब, स्नायु मंडल, जासूसी, आकस्मिक दुर्घटना, भूत बाधा जैसे टूना टोटका आदि, शस्त्र भंग, तस्करी, नील वस्त्र, तिल तेल, कंबला आदि विषयों का विचार राहु से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिशनरी, फोटोग्राफी, चित्रकारी, मुद्रण संबंधी विषयों पर भी राहु का संबंध है। राहु का विशेष प्रभाव 42 से 48 वर्ष की अवस्था में होता है। अब ये 42 से 48 वर्ष क्यों चुना गया है? क्योंकि 42 से 48 वर्ष बंदा घूमता रहता है विचारों से, क्योंकि उसको जीवन में सेटल करना है, बच्चों को भी सबको भी। शुभ ग्रह के साथ रहने पर इसके शुभ तत्व को काम करता है, और अगर नीच ग्रह के साथ रहेगा नीच तत्व, अगर पाप ग्रह के साथ रहेगा तो पाप तत्व। संतान पक्ष में राहु विघ्नकारी होता है। तो कंबल व सप्त धान्य, जिसको सतनाजा कहते हैं, का दान, कन्यादान करना चाहिए। राहु के लिए विशेष नग गोमेद माना गया। अब लिखें कूटनीति। राहु ग्रह आलस्य, अस्थिरता, योगाभ्यास, उदर रोग, वाहन, जन नेता, कूटनीति, राजदूत आदि का भी कारक माना गया है। और यह तीसरे, छठे, दसम भाव में भी कारक माना गया है। 3, 6 और 11 भाव में भी राहु बलवान माना गया है। तिरखटे एकादशे भौमा, तिरखटे एकादशे शनि, तिरखटे एकादशे राहु। 3, 6, 11 में राहु, मंगल और शनि बलवान मानेंगे। राहु का शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल है। सम ग्रह इसका गुरु और बृहस्पति है। काल पुरुष के उदर स्थान पेट है। राहु की स्थिति गुप्त धन, विषैले जंतु आदि हैं। अंग्रेजी में इसे ड्रैगन हेड कहते हैं। स्वामी तत्व इसका कन्या का है। मूल त्रिकोण राशि इसकी कर्क भी मानते हैं, पर शास्त्रों में माना गया, पर इसको विद्वान लोग नहीं मानते। बाकी इसकी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती। उच्च राशि इसकी मिथुन मानी गई है, नीच राशि इसकी धनु मानी गई है। वर्ण इसका श्याम वर्ण है। रत्न इसका गोमेद है। राशि संचार समय इसका 18 माह है। समय दोपहर है, या हम ये मान के चलें गोधूली। गोधूली मतलब सूर्यास्त से के समय जब सूर्य ढल रहा हो। स्वभाव इसका पाप है। संविदा इसकी ध्रुवा है। पुष्प इसके काले फूल हैं। गुण इसके तमोगुणी है। जाति इसकी मलेच्छ। अब मलेच्छ जाति कौन सी होती है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मलेच्छ जाति मेरे को मालूम नहीं, ना मैंने इसका जाति से वर्णन कभी किया है। आकृति इसकी लंबी है। दिशा इसकी नैत्य है। नैत्य यानी
साउथ वेस्ट। धातु इसकी शीशा है, लिंग इसका पुरुष है, तत्व इसका वायु है, प्रतिनिधि पशु घोड़ा या ऊंट है, अवस्था इसकी वृद्ध है, दृष्टि की सप्तम भाव, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। मित्र ग्रह इसके बुध शुक्र शनि। राहु की जड़ी बूटियां इस प्रकार हैं, ये भी लिख लीजिए। भैंसे का सिंह, हरी ताल, मेनसिल, गूगल युक्त जल। सर मेनसिल क्या होता है सर? मेनसिल मैंने अभी तक जड़ी बूटी देखी नहीं, सच बोलता हूँ, मेरे को इसके बारे में पता नहीं, पर मैंने मेनसिल कभी यूज नहीं की, गूगल यूज की है ज्यादा। राहु सर ये जड़ी बूटियां यूज कहाँ होती हैं एस्ट्रोलॉजी में? उपाय में। ओके। गूगल आपको मालूम होगा, हवन में गूगल एक लगाते ऐसी, हैं, हवन में देते हैं वही गूगल ना? मैं जो उनकी शक्ल देख रहा हूँ खुशबू जी के, वो डांट रहे हैं किसी को। आपकी बात तो मेरे को समझ ही नहीं आई। अब बोलिए जी, गूगल क्या होती है? आपको बता देता हूँ। एक गूगल होती है, एक हरमल लेनी चाहिए, एक लोबान लेनी चाहिए। अब गूगल प्योर लेनी चाहिए, अमेरिकन गूगल। अब उससे करते क्या है जी, रोज थोड़ी सी धुनी देनी चाहिए। उससे क्या होता है, घर में कोई भी नेगेटिविटी, नजर, सब खत्म हो जाती है। वो धुआं जो राहु का धुआं, राहु का है, वो जो धुआं है आपके लिए पॉजिटिविटी का संचार करेगा, उसमें खुशबू भी है। और वो धुआं जो है हवन की, हर प्रकार की जो भी हवन होगा उसमें गूगल का प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी घर में नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार का जादू टोना जो भी होगा, तो उसके लिए राहु ये गूगल का प्रयोग करते जाए, उसका प्रभाव हीन रहे। वैसे सभी घरों में करना चाहिए। प्योर धूप इसकी। अच्छा, आपने कहा उसका प्रभाव हीन है या क्षीण है, क्या बोला आपने? मैं नहीं समझी। हीन हीन रहता है, हीन। जादू टोने का प्रभाव हीन हो जाता है जब हम जो लोग अच्छा, दैनिक हाँ इसकी धुनी देते हैं। हाँ, समझ गई। और किसी ने कुछ पूछना है जी? सर राहु को एक बोलिए। सर हमने अभी तक जितने ग्रह किए सर, हमने सबकी वो शत्रु मित्र ये सब किए सर, किसी में राहु केतु का कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि ये शत्रु है या मित्र है। आपको मैंने क्या लिखा है जी? मित्र ग्रह इसके बुध शुक्र शनि अभी लिखा नहीं के नहीं टोटल। सर, नहीं नहीं सर, जैसे पहले हमने जैसे बुध ग्रह किया उसमें हमने मतलब और किसी भी ग्रह में, मेरा कहने का मतलब है अभी तक किसी भी ग्रह में हमारा राहु केतु नहीं आया कि ये मित्र ग्रह की किसी का या शत्रु ग्रह ये है किसी का ऐसा। मित्र ही नहीं होता, अच्छा, ये छाया वही ग्रह मेरे है। को, हाँ वही आज मैंने पूरे नोट्स ये कंप्लीट किए ना नेगेटिविटी तो। है, समझिए। ये बुद्धि में ऐसे विचार हैं, विचारों तरंगों का घर है ये राहु। राहु जिसके ग्रह के साथ होता है वैसे ही गुण स्वरूप बना लेते हैं। आपके जिसके साथ बैठोगे आपकी बुद्धि के विचार वही हो जाएंगे। अब बताइए राहु के साथ कौन सी मित्रता होगी, कौन सी शत्रुता करोगे? कोई आदमी बुद्धि से तेज है, राहु उसका प्रबल है, राहु का क्षेत्र उसका माइंड लाइन के साथ है। अब सुन लीजिए, तो माइंड लाइन के साथ होने से क्या होगा, उसकी बुद्धि में विचार होंगे। ठीक है जी, वो वैसी बुद्धि बना लेगा जैसी आपकी बुद्धि होगी। ठग के पास क्या होता है, चालाकी होती है, किसकी? शनि की। राहु के विचार होते हैं, वाणी उसकी बुद्ध की होती है। वो क्या करेगा, वाणी से ही ठग लेगा। चलिए, राहु केतु छाया ग्रह माने जाए चाहिए, वह जिस सर राशि में बैठते हैं। किसी का राहु अच्छा है या खराब है, ये बाद कैसे पता चलेगा? बाद में देखते हैं जी, बाद में बताता हूँ, पहले लिख ओके सर। लीजिए। मैं आपका राहु केतु कंप्लीट कर दूं। यस सर, यस सर।
वह जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे वह युक्त होते हैं। अगर वह किसी से युक्त ना हो तो वे उस ग्रह का फल देते हैं जिनकी उन पर दृष्टि होती है। जब ये युक्त या दृष्ट ना हो तो तभी वह उस राशि के स्वामी का फल देते हैं जिसमें वह स्थित हो। लोगों की इस बात का भय बैठा गया है या बैठाया गया है कि राहु केतु सदा अशुभ फल देते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। यदि राहु केतु किसी की कुंडली में योग कारक ग्रहों की प्रतिनिधि के साथ करते हैं तो अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। ठीक है जी, गुण स्वरूप उन्होंने वैसे अडॉप्ट करने। अगर राहु या केतु प्रथम तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम या दशम में स्थित हों और राजयोग देने वाले ग्रहों से युक्त दृष्ट हों तो जातकों को सुख, अच्छा स्वास्थ्य, धन, संतान प्राप्त या प्रदान कर देते हैं। अगर राहु केतु पंचम नवम में शुभ बैठे हों और मार्ग भाव द्वितीय तथा सप्तम जैसे मार्ग स्थानों के स्वामियों से युक्त या दृष्ट हों तो अपनी महादशा में मृत्यु देते हैं, परंतु साथ ही साथ योग कारक ग्रहों का फल भी देते हैं। अगर राहु केतु पृष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो, उनका केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से युक्त हो, दृष्ट हो, द्वारा संबंध हो तो जातक ऐसे ग्रह की अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त करेगा, परंतु पृष्ठ या द्वादश के स्वामी की अंतरदशा में उसे कष्ट होगा। अगर राहु केतु द्वितीय सप्तम जैसे मार्ग स्थानों में बैठे हों और पंचम या नवम के स्वामियों से युक्त दृष्ट हों तो वे मृत्यु नहीं देते। इसके विपरीत वे धन की वृद्धि करते हैं और स्वास्थ्य की उन्नति करते हैं, परंतु राहु केतु द्वितीय और सप्तम भाव में हो, उन भावों के स्वामियों से युक्त या दृष्ट हो तो मार्ग बन जाते हैं। इनकी दशा में मार्ग जैसे आपके साथ व्यवहार होगा, मृत्यु तुल्य समान कष्ट होगा, मृत्यु जैसा भय रहेगा, शायद मृत्यु भी आ सकती है आपको। राहु की शुभ परिस्थितियों में से पीड़ित जातक को शुभ मुहूर्त में शीशे पर राहु यंत्र उत्कीर्ण करा के उसके मध्य में गोमेद जड़वा कर राहु गायत्री से प्रतिष्ठ प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना करके नित्य पूजा करनी चाहिए, जिससे राहु केतु के नक्षत्रों पर भी भोजपत्र से पृष्ठ करके शरीर में धारण भी किया जा सकता है। नग ना डालें, यंत्र को तैयार करें, यंत्र तैयार करके उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं या उनके दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। राहु ग्रह से संबंधित उपवास शनिवार को किया जा सकता है। उपवास के दिन समय फलाहार लेना चाहिए। उस दिन शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से शिव के आशीर्वाद ग्रहण करें। राहु की पीड़ा से दूरी करने के लिए शनिवार को सायंकाल निम्नलिखित वस्तुओं का दान देना चाहिए: गोमेद, सरसों का तेल, नीले रंग का कपड़ा। अब ये चीज आपने ढूंढनी है जी, ये चीज मेरे को अभी तक नहीं। अभरक, बड़ा आ, भ, रा की आत्मा मात्रा क, राहु यंत्र, तिल लोहा व दक्षिणा आदि। राहु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम शिव रूपाय विद्महे अमृत शेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जातक को शनिवार के दिन लुबान तिल, तिल्ली का तेल, लोह चूर्ण आदि से मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए। इस प्रयोग से राहु की अनुकूलता प्राप्त होती है। किसी विद्वान को गोमेद का दान करें तथा गरीबों में नीले वस्त्र दान करें। कंबल बांटने से भी
शुभ फल की प्राप्ति होती है। राहु यहाँ पर समाप्त। किसी का प्रश्न, किसी का वो हो तो पूछ लीजिए। एक चीज और बता देता हूँ राहु के बारे में। एक मिनट दीजिए, मेरे को लाइन याद आई थी मेरे माइंड में, अभी निकल गई। एक मिनट रुकिए। चलिए फिर बाद में देखते हैं, अभी याद नहीं आ रही। बहुत बुरी बात थी, वो निकल गई। आगे भी लिखे, राहु के लिए 3, 6, 11 भाव शुभ है। चतुर्भाव पृष्ठ नवम व दशम भाव में बलवान होता है, परंतु पंचम भाव में वह संतान का नाश करता है। अष्टम द्वादश भाव में अत्यंत दुखदायी है। सप्तम भाव में वह पत्नी की मृत्यु करवाता है, पत्नी से विच्छेद भी करवाता है। अब देखिए जो बात मैं आपको कह, राहु का गोचर द्वितीय भाव में, अगर द्वितीय भाव में राहु होगा तो जमा धन को भी बाहर निकाल दे। अब देखिए राहु अगर कुंडली में निर्बल हो, शुभ स्थिति में हो, वह अपनी महादशा अंतर्दशा में अशुभ फल देता है, जैसे धनानि, व्यर्थ घूमना, कलह, निरंतरता, स्वास्थ्य में खराबी, ऐसे रोगों से पीड़ित जिनका निदान ना हो सके, परंतु परिवार में मृत्यु, छूत के रोग, ये भी याद रखें। राहु समाप्त। यहाँ अब देखिए छाया ग्रह जो दूसरा है वो केतु है। अब केतु के बारे में समझे। इसका मलिन रूप वो मिश्रित वर्ण है, वह तमोगुणी वर्ण संस्कार जाति का अशुभ ग्रह है। वह गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, कठिन कार्य, घाव, दुख, पीड़ा व नाना का कारक ग्रह है। नाना का कारक ग्रह है। इसके प्रभावगत जातक गुप्त तांत्रिक विद्या से निपुण, मंत्र तत्व आदि ज्ञान से युक्त, शैव भक्त, शिव भक्त। इसके अतिरिक्त केतु से विष, जवर, क्लय, विलप, नाना, नानी, कंबल, सप्त धान्य शास्त्र आदि का विचार किया जाता है। स्नायु संबंधी चर्म रोग, शूल, वन, पाम व गुप्त परशंतर आदि का भी विचार केतु से किया जाता है। इसकी स्वराशि मीन, उच्च राशि धनु या वृश्चिक। केतु का विशेष फल 27 और 54 यानी 54 वर्ष में होता है। इसकी शांति के लिए लसुनिया नग का धारण किया जाता है। सतनाजा डालना अशुभ माना गया है, परंतु जन्म कुंडली में राहु केतु के लिए सदैव 108 डिग्री अंश की स्थिति पर ही स्थित 7वें से भाव से रहती है, समसप्तक। सर ये आपने लाइन बोली सतनाजा डालना अशुभ माना जाता है, मींस मतलब शुभ 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 माना जाता है। जो पक्षियों को हम सतनाजा डालते हैं। मैडम पक्षियों को डालने, किसी को डालने, सतनाजा डालना मैंने बोला है। सतनाजा मतलब किसी को भी डालना। ओके। केतु की लाल डरावनी आंखें हैं, जहर भरी जुबान होती है, ऊंचा शरीर, हाथ में हथियार प्रतीत, नीच स्वभाव, धुएं जैसा रंग, सदा धूम्रपान करने वाला, चोट का निशान, पतला व नरम होते, कट होता है। जहां जिस राशि में आपका केतु बैठा है ना, मान के चलिए लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, कहीं भी आपका राहु बैठा है, उसके हिसाब से अपने शरीर में वही वो जो राशि, वो जो शरीर का वो अंग बनता है, उसमें कट का निशान मिलेगा।
सर हाउस के अकॉर्डिंगली बोल रहे हो कि राशि के अकॉर्डिंगली बोल रहे हो, और राहु के बारे में बोल रहे हो कि केतु के बारे में? थोड़ी कंफ्यूज होगी मैं। सॉरी मैं राहु बोल गया, केतु। हाँ जी, केतु। और केतु जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हो कि हाउस के अकॉर्डिंगली, कि किस आप खाने? देखिए, मैंने बोला है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तम houses अष्टम है। नवम दसम, ये हाउसेस है। जी अब जिस हाउस में हम लोग राशि बोलते हैं, रोज रूटीन चलती है ना, उसलिए वर्ड आ जाता है। तो जिस भाव में बैठा है उस भाव में आप देखिए आपके शरीर का कौन सा अंग बनता है, उसमें कट का निशान मिलेगा। ओके फाइन सर। कुछ ना कुछ कट होगा। अच्छा जी, एक चीज और बता देता हूँ। सूर्य के साथ राहु होगा तो आदमी धूम्रपान करता होगा, चंद्र के साथ होगा कुछ ना कुछ वो नशीली दवाई भी लेता होगा, और जब चंद्र के सर साथ राहु होगा केतु तभी के, अच्छा राहु की केतु, सर फिर कंफ्यूज हो गई। मैडम जी आप समझिए, पहले बात को सुने। जी सूर्य के साथ राहु होगा, चंद्र के साथ राहु होगा, वो धूम्रपान करता होगा, धुआं ग्रह है ना जी। ठीक जब है। केतु इन्वॉल्वमेंट लेगा तो कुछ ना कुछ नशीली पदार्थ भी लेगा। चाहे वो सूरज के साथ हो, चाहे वो चंद्रमा के साथ हो, तो नशीली पदार्थ आपको लेगा। जब भी किसी कुंडली में दिखे सूर्य के साथ राहु है या केतु है, आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर बृहस्पति के साथ भी होगा तभी भी आप पूछ सकते हो। आपने कभी धूम्रपान, मैंने कई लड़कियों को पूछा, वो अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, धार्मिक हैं, कभी किया है जी एक बार? सर पर आजकल तो मेरा फैशन में मेरा है भी जो- है सर राहु और सूर्य की, पर मैंने नहीं करा कभी। अरे कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। ना बिल्कुल नहीं, उल्टा मेरे को तो स्मेल भी सहन नहीं होती, धुआं एलर्जी है मुझे धुएं से। वो देखिए कब करवाएगा, करवा देगा कुछ ना कुछ। अभी मैक्सिमम तक का 99%। सर अभी तक तो इस चीज में पड़ी नहीं मैं। चलिए ना पड़े तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए तो बढ़िया है। आप किसी की भी उठा के देख लीजिए, और किसी को उठा लीजिए जो स्मोकिंग करता है, उससे पता चल जाएगा आपको। मैं नहीं बोलूंगा, आप कुंडली में देखें, उसके साथ आपको कोई एक इंजेक्शन मिलेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ राहु के साथ स्मोकिंग आ जाएगी और केतु के साथ कोई भी नशीला पदार्थ लेने की आदत। हाँ, शनि के साथ भी होगा तभी भी होगा जी। ओके। क्योंकि इसमें मैंने आपको धतूरा बोला ना ऊपर चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर, तो इसका वो नशे की चीज है। Am I right? अब धुआं है, स्मोकिंग से क्या होता है, धुआं ही होता है अंदर। जी तो शनि के साथ कौन, सूर्य या फिर राहु? मैं ये नहीं समझ पाई। चंद्र। अच्छा, क्या शनि के साथ चंद्र होने पे आपने क्या कहा, क्या करेगा? मैडम कुछ ना कुछ ड्रग्स या नशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, दारू पीता रहेगा। सर शनि के साथ चंद्र बोल रहे हो कि राहु हाँ, केतु दोनों में से ये कोई तो चीज मैंने है जो? देखा है। शनि आप चंद्रमा की आप युति सुने जी होती है, मैडम, उसमें शनि के ड्रिंक साथ क्या होती है। होगा, वो ड्रिंक करेगा। हाँ वो ड्रिंक करता है, ये तो मैंने देखा है। 100% ड्रिंक करता है। हाँ ड्रिंक क्या है? अब युति। शनि की, जो आपने सुना भी होगा, जल में वो पौए दारू के चढ़ाए जाते हैं, है ना जी। आपने देखा होगा किसी को वो चलती नदी में दारू चढ़ा रहा होता है। ये क्यों करते हैं जी? शनि चंद्र इकट्ठे होंगे, विष योग होगा, व्हाइट कलर के सफेद पौए होंगे, वो जल नुमा दिखेगा, उस पे अंदर नशा होगा। लिक्विड क्या है? चंद्रमा, है ना। तो लिक्विड नशा क्या होगा? बोलिए प्रभजोत जी, लिक्विड नशा कौन सा होगा? वो सर ड्रिंक ये ही होगी। शराब भी होगी। फिर शराब किसकी है? शनि की। जी आप इस चीज को समझे नहीं ना जी। सर अब देखिए, आपने 3-4 चीजें इकट्ठी बता दी। मैंने मैडम जी तो आपने बता दिया सन और मून के साथ राहु केतु का कॉम्बिनेशन, एक आपने बता दिया। एक मिनट रुकिए। हाँ जी मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताई है, उसके बाद लिखने के बाद ये जी आप सुनेंगे तो समझेंगे। जी देखिए, सूर्य क्या है? आत्मा है। जी राहु क्या करेगा? उसको ग्रहण करेगा। जी वो आदमी स्मोकिंग करता होगा, ठीक है स्मोकिंग क्यों करेगा? राइट, समझ गए।
चंद्र के साथ राहु होगा तभी भी उसका मन करेगा स्मोकिंग के लिए। ठीक है ठीक जी। है जी, ठीक है जी। अब केतु होगा तो केतु क्या होगा, जो कीटाणु है, जैसे अदर नशे, जी जैसे कई सॉल्यूशन सूंघते हैं जी ऐसे करके, आपने देखा होगा, जी सुना भी होगा। आप तो डॉक्टर हैं तो जी आपको ज्यादा इस चीज का मालूम है। जर्दा राहु है, जी ठीक है जी। ये चीजें एडिक्शन, फीम, फीम क्या है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है। वो जो जो लिक्विड में जाती है वो चंद्र के अधीन हो जाएगी। जी ठीक है जी। आप देखिए चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो ड्रिंक करेगा, चाहे दृष्टि से बने, चाहे ज्योति से बने, चाहे एक दूसरे की राशियों के राशि परिवर्तन हो। अब राज लक्ष्मी जी क्या कह रहे थे, ये भी बोले। नहीं सर, बोल रहे थे कि वो चंद्र के कारण आप बोल रहे थे ना, इसीलिए लिक्विड। मैंने चंद्र का भी समझाया है, चंद्रमा क्या है, मन है, और शनि क्या है, नशा है, नशा। लेकर, और वो मन से नशा करेगा। मैंने तो आपको एक उपाय भी बीच में बताया है, आप समझ नहीं पाए। लिक्विड दारू, ट्रांसपेरेंट, उसको जल में विसर्जित किया जाता है जबका शनि चंद्र इकट्ठा होता है। जल क्या है, चंद्रमा, ठीक है जी। वो लिक्विड दारू क्या है, शनि चंद्र। वो कौन सी लेनी है, सौंफिया कलर की आती है ना देसी में, हम जो घर में निकालते हैं दारू, वो गुड़ वाली निकालते हैं। आप तो जानते हो, पंजाब से हो प्रभजोत जी। जी वो सर। ट्रांसपेरेंट होती है, वो है, वो शनि चंद्र है, क्योंकि वो पानी जी नुमा सर। दिख रही है उसके अंदर नशा। सर अगर राहु किसी जल राशि में हो तब भी, मतलब अगर राहु चंद्र की राशि में हो, कर्क राशि में हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा सर? चंद्र कहाँ बैठा है जी, पहले ये भी तो देखें। नहीं सर, इनका पूछने का मकसद ये है कि प्लैनेट प्लैनेट की कंजंक्शन होना चाहिए कि राशि और प्लैनेट का भी माना मैंने जाएगा। आपको एक चीज बताई थी, राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वैसा फल करेगा। पहली बात को समझना। उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, उसका भी गुण स्वरूप लेके फल करेगा। जिस राशि में बैठा उसके भी गुण स्वरूप लेके फल करेगा। अब देखिए, मैंने ये आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसमें मैंने ये भी बोला है भी वो किसी उच्च ग्रह के साथ नहीं है, या किसी नीच ग्रह की दृष्टि नहीं है, या किसी के साथ युति नहीं है, या किसी के साथ कोई उसका लिंकेज नहीं बन रहा। जिस राशि में बैठा है तो उसके सर गुण स्वरूप, अगर वो वो शनि की राशि में बैठा वो है भी तो तो वो नशा करेगा, आत्मा की राशि है ना जी। स्मोकिंग। आत्मा की राशि है, तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी कुंडलियों में लगा के देखें भी, ये सिंह राशि में राहु है तो क्या आपने पूछ के देखें तो आपको कितना के साथ बैठने से ली है। अब पांचवा, अगर कालपुरुष की कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य लगन में बैठा हुआ, तो पांचवें उच्च के गुण स्वरूप आ जाएंगे उसके अंदर। अब वो पांचवें घर का स्वामी सूर्य बनता है कालपुरुष में, वो सप्तम भाव नीच के बन गए तो राहु स्मोकिंग कर लेगा। आपको तो सूर्य के भी गुण स्वरूप देखने पड़ेंगे ना। फिर आपको आगे और माइन्यूट जाने के लिए उसके नक्षत्र देखने पड़ेंगे। नक्षत्र का स्वामी क्या कह रहा है, नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। तो वो नक्षत्र का स्वामी जहां बैठा है, सबसे पहले वो केपी में भी बोला गया है, वो वहां का फल पहले करेगा, बाद में बाकी इन्वॉल्वमेंट का करेगा। तो वो चीज क्या है जी, वो चीज नक्षत्रों के आगे चले जाओ, नक्षत्र से उप नक्षत्र चले जाओ, उप से उप चले जाओ, आपको सारी डेस्टिनी क्लियर हो जाएगी। ये तो बहुत सरल है, आपको सरल तरीका बताया है मैंने किसी ग्रह को चेक करने का। ग्रह कब तब फल करता है, फल कौन करेगा एक भाव का, या तो उसका स्वामी या तो उसमें बैठा हुआ ग्रह। अब देखिए, आपका घर है, ठीक है जी, तो अब ज्योति समझे। जी सर। आपके अगल और बगल में राजलक्ष्मी जी, ये भी ध्यानपूर्वक सुन ले, इसमें पाप कतरी में सब समझा देने। आपके घर बैठा है, आपका घर है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप किसी को छोड़ के जा रहे हो, तो मेन उत्तरदायी भी उसका बना। आप दूर से देख रहे हो, जो जो वहां स्वामी दृष्टो तद फलम वृद्धि। आप घर के स्वामी है, घर को देख रहे हो तभी भी रक्षा कर सकते हो अपने घर की।
जो बैठा हुआ वो भी रक्षा कर सकता है। आपके अगल बगल में अगर अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं तो शुभ कत्री योग बन गया, तो वो भी आपके लिए बढ़िया है, वो प्लस 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 हो गया। अब आपके अगल बगल में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका पाप कत्री घर बन गया, उसमें बैठा जो ग्रह है वो सबसे पहले फल करेगा, वो खराब है तो आपको क्या, आप दूर बैठे हो अपने घर को नहीं देख पाए तो कौन बचाएगा भाव को। उसके ऊपर किसी और की दृष्टि पड़ गई, यार ये बाहर है इसको कब्जा करते हैं, तो पाप कत्री दृष्टि होगी। तो ये सारी चीजें आप समझ लें, तो फल आप में निकाल सकते हो किसी भाव का, फल करेगा कौन, फिर उसका आगे फल देखने के लिए उस एरिया का कारक, कारक मतलब उस एरिया का राजा कौन है, कारक जो जैसे पहले सूबेदार, सूबेदार कह गया जी, उसको क्या बोलते थे, नवाब, नवाब बनाते थे ना उस एरिया का। 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, अगर 30 किलोमीटर भी मान के चले, 1 डिग्री का 1 किलोमीटर माने, आधा माने, जो भी माने, तो उस एरिया का मालिक है। वो कारक क्या कर रहा है, कारक की स्थिति भी देखेंगे, कारक से कारक का भाव भी देखेंगे, तो ये सारे गुण स्वरूप देख लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा भी कितने परसेंट है, उसको कितने 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए। मान के चलो उसको 90 अंक प्राप्त हुए तो वो फल करेगा ही करेगा। नेगेटिव 90 हुए तो 90 का फल करेगा, फिर नेगेटिव तरीके से करेगा, वो 100% आपका जाएगा। वही ग्रह की स्थिति को आप नमाज में देखेंगे तो नमाज में अगर वो ठीक है D9 चार्ट में, तो आपके फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, अच्छा है तो बढ़ोतरी हो जाएगी। पर उसके बाद वही भाव को हम देखने के लिए आगे जाएंगे दृश्य कांड में। दृश्य कांड कुंडली क्या है, वो उसमें सूर्य और चंद्र वो देखेंगे वो कितनी डिग्री है, उसमें ऋषियों का वर्णन दिया गया है, कौन से ऋषि लेने हैं, तो ऋषियों से आपको ये बात ज्ञात हो जाएगी कि कौन सा स्वभाव का उसका, वो कौन सी डिग्री का है। अब उसके अंदर एक चरण में चार चार वो हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण है, चारों चरणों में अलग अलग चरण में ग्रह बैठता है, तो उसके गुण स्वरूप भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि एक अग्नि है, दूसरी वो है, तीसरी वो है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो आपको 100% वही चीज मिलेगी। तो मैंने इसलिए विस्तार से आपको लिखाया भी, ताकि एक किसी भी भाव और ग्रह का फल एकदम सटीक से याद होना चाहिए। इतना तो कोई लिखाता ही नहीं, मैं थोड़ा सा लिखाया, चल मेरे भाई आगे चल मेरे भाई, वो फिर अधूरा अल्प ज्ञानी किसी को तार नहीं सकेगा, वो मारेगा। ठीक है जी, देखिए रतन लसनिया, राशि संचार इसका भी 8 माह है। समय केतु का समय लिखे सूर्य उदय से 96 मिनट पहले, ब्रह्म काल, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, ब्रह्म काल भी कहते हैं, जो मर्जी के लिए। समिधि इसकी कुशा, पुष्प। अब कुशा का प्रयोग कहाँ होता है, ग्रहण में होता है ना कुशा का जी, सब खाने वाली चीजों में डाल देते हैं, कुशा डाल दो जी। और राहु का उपाय केतु से होता है, केतु का उपाय राहु से होता है। ये भी मैंने सर हवन में भी तो कुशा की अंगूठी पहनते हैं हवन करते समय। बहुत कुछ होता है जी, वो तो नारायण सिंधु पढ़ेंगे तो आपको हवन करना समझ आ जाएगा, नित्य पूजा प्रकाश पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगा, वो तो आपको करना पड़ेगा जी अगर आपने कुछ सीखना है। गुण इसका तमोगिनी, पुष्प इसका काला पुष्प, अंग्रेजी नाम इसका ड्रैगन टेल है। स्वामी तत्व इसका मीन राशि है। मूल त्रिकोण राशि इसकी मकर मानी गई है, पर मैं नहीं मानता, कोई माने कोई ना माने, ये अपने अपने विचार है, पर मेरे को जहां तक मूल त्रिकोण का पता चला, मैंने आपको बताया, मैंने इसका कभी फल नहीं लिया। उच्च राशि इसकी धनु राशि है, नीच राशि इसकी मिथुन राशि है, वर्ण इसका भूरा काला है, जाति इसकी मल छद, मां आधा ला को एक ही मात्रा, छ मल छ। अब ये जाति मेरे को अभी तक नहीं समझ आई, मैंने गुरुजन से पूछने की कोशिश बहुत की, पर उनको भी नहीं मालूम थी, ना किसी ने इसके बारे में डिटेल में जाना चाहा। आकृति इसकी
पूंछ, दिशा इसकी नृत्य, धातु इसकी लोहा, लिंग इसका पुरुष, प्रतिनिधि पशु बकरा, अवस्था इसकी वृद्ध, दृष्टि इसकी सप्तम, पांचवी और नौवीं, मित्र ग्रह इसका बुध, अन्य कार तत्व दुख, शोक, चरम रोग। सामान्यतः केतु को नीच मिथुन राशि में नीच का माना गया है, परंतु कुछ विद्वान केतु को वृष राशि में नीच मानते हैं। आगे जाके आप जब बड़ी बड़े ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भी द्वंद्व है आपस में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो सर सिर्फ हम राहु किसमें माने, दोनों में अगर दोनों में मान के चलना दोनों पड़ेगा जी, दोनों में मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी दोनों को मान के चलता हूँ। मैं जिसके देखता हूँ वो मिथुन और वृष राशि में मेरे को वो वहां पर उसके खराब ही फल मिले। इन राशियों में बैठे केतु की महादशा अशुभ आती है। इन राशियों में मैंने दोनों को ले लिया। केतु अगर मंगल के साथ हो, केतु की महादशा में अगर मंगल शुभ व योग कारक हो तो जातक को शीघ्र से सफलताएं मिलती हैं। कुजवत मंगल शनिवत राहु, मंगल के समान पावर है केतु, धड़ है हमारा गर्दन के बगैर, गर्दन राहु है। नीच ग्रह साथ स्थित केतु की महादशा से प्राय अशुभ फलों का सामना करना पड़ता है। किसी भी भाव में केतु अगर शुभ स्थिति में हो, जातक को उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। केतु किसी भी भाव में नीच राशि में हो तो उससे भाव से संबंधित विषयों में नेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु की महादशा का विचार करते समय केतु की अधिष्ठ राशि के स्वामी की शुभता स्थिति का विचार करना चाहिए, यानी केतु जिस राशि में बैठा है उसकी महादशा समय उस राशि के स्वामी की दशा देख लेनी चाहिए। सामान्य केतु की महादशा शुभ फल अशुभ फल देने वाली होती है। केतु की महादशा में जातक अपने कार्यों के द्वारा अपनी ही हानि करता है, अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। परंतु अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो केतु की महादशा शुभ फलदायक होती है, जातक की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है तथा जातक उन्नति करता है। केतु अगर स्वाधिष्ठ राशियों के स्वामी से दृष्ट हो, केतु की महादशा अपनी अधिष्ठ राशि के स्वामी के अनुसार फलदायक होगी। जिसकी तो ये लाइन महादशा दोबारा से बोलना प्लीज, ये अदृष्ट मैं इसका ही एक्सप्लेन करने लगा। अच्छा। केतु अगर स्वराशि के स्वामी, यानी स्वराशि जानते हैं किसको, जिस राशि का स्वामी उसी राशि में बैठा है, के साथ हो या उससे दृष्ट हो, केतु की महादशा अधिष्ठ राशि के स्वामी के अनुसार फलदायक करेगी। अदृष्ट मतलब जिसके द्वारा वो दृष्ट है या जिसके साथ द्वारा वो युक्त है। ये दोनों टर्म समझा दीजिए, मुझे पता नहीं, सॉरी सर। अदृष्ट मैं बताता हूँ। हाँ जी। केतु महाराज बैठे हैं कर्क राशि में, ठीक है, वहां पर चंद्रमा भी बैठा है, ग्रहण भी करेगा जी, ठीक है जी, ग्रहण भी बना जी। अब जब इसकी महादशा आएगी तो उसके राशि के स्वामियों के साथ स्थिति के अनुसार वो फल करेगा। ठीक है जी, युक्त भी है दृष्ट भी है। अब आपको समझ आ गया, वो वहां ग्रहण भी है जी। तो आपको देखना है वो फल निष्फल होगा, वो भाव कौन सा है। फल तो निष्फल होगा, वो भाव के अकॉर्डिंग भी वो और बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाएगा। हाँ, ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब केतु बैठा है कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी वृक्ष राशि में बैठा है, एकादश भाव में, राइट जी, उच्च का बैठा है। केतु को कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं देख रहा, मैलेफिक नहीं देख रहा, तो केतु की दशा उत्तम फलदायक जाएगी। ओके। पर अम्यूमन केतु की दशा खराब ही नहीं जाती। और सर ऊपर से वो मीन राशि में बैठा हो तो और भी खराब हो जाए, मिथुन राशि में बैठी हो तो और भी खराब हो जाएगी। वो तो उसकी नीच राशि बन रही है,
हाँ, तो वैसे भी नीच और नीच, ये डबल नीच कह देंगे कि खराब हो जाएंगे रिजल्ट्स। देखिए कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए मिथुन राशि में केतु मतलब बैठा है। केतु मिथुन राशि में सुनिए बैठा है। सुनिए हाँ सुनिए जी। सुनिए, केतु मिथुन राशि में बैठा है जी और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। जी बुध बैठ गया मीन राशि में नीच का बन के। जी ऊपर से केतु नीच, जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी नीच। जी अगर उसपे दो प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेटों की दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी दशा भयंकर परलेगारी होगी। ओके। अगर वो उच्च राशि कन्या राशि में बैठा है बुध, जी उसके ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है तो उसके नीच तत्वों में कमी आ जाएगी, मतलब केतु के नीच तत्व में कमी आ जाएगी। क्योंकि उसका स्वामी उच्च बैठा है। तो उसको बोलते हैं कैसे बोलेंगे, चलिए मैं योगों में करवा दूंगा आपको ये क्लियर। ठीक है जी। सामान्य केतु की महादशा शुभ फल देने वाली होती है। केतु की महादशा में जातक कार्यों द्वारा हानि होती है, ये तो मैंने आपको करवा दिया। राहु के समान केतु छाया ग्रह है। केतु की स्थिति राहु से सदैव 180 डिग्री पर रहेगी। केतु अगर युक्ति व दृष्टि व अन्य ग्रहों के साथ के प्रभाव से मुक्त हो, केतु का फल मंगल के समान होता है। बलपूर्वक ग्रह धड़ है हमारा, ये जो हमारा ये छोड़कर ये वाला हिस्से से लेके पांव तक हमारे केतु हैं। केतु सफर का भी कारक ग्रह माना गया, पांव के द्वारा ही सफर होता है। तो सर जैसे आपने कहा कि केतु पे अगर किसी नीच दृष्टि ना पड़ रही हो, किसी की नेगेटिव ना हो, तो वो मंगल की तरह काम करता है। तो अब बलपूर्वक जी शरीर में क्या है, हमारा बल ही है। जी कुजवत मंगल शनिवत राहु। कुज माने केतु, जी। शनि माने शनि वर्ग चला ग्रह राहु है। तो सर केतु स्पिरिचुअल का भी ग्रह है। अगर वो मिथुन राशि में बैठा हो, अकेला बैठा हो, उस पे किसी की दृष्टि ना हो, तो वो मंगल की तरह काम करेगा। वो नीच तो बैठा खुद, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? वो नीच राशि में बैठा है, जी ठीक है। अगर वो नीच राशि में बैठा है, उसका स्वामी उच्च राशि में बैठ गया तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर गया ना। नहीं सर, मैं पॉइंट वो मंगल की तरह काम करेगा वो समझने की कोशिश कर रही थी। मैं मंगल की तरह बता देता हूँ, वो नीच राशि में बैठा है। पहली गल तो वो नीच है जी। ऊपर से मंगल बद की कंडीशन लग गई उसके ऊपर। ओके उसका बल जो होगा, बल तो होगा पर वो नेगेटिव फैक्टर के लिए होगा। ओके ठीक है। अगर वो उच्च राशि में बैठा है, उसका बल जो होगा, उसका बल साधन के लिए हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव फैक्टर नहीं है, उसके ऊपर किसी ग्रह के दृष्टि नहीं है। जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी उच्च का बैठा हुआ है, तो उसके बल होंगे मंगल नेक जैसे, सब कार्यों में आगे, सब कार्यों में बली। हमारा राइट? आपको समझ आया केतु के बारे में? अब समझ आ गया, दोनों तरह से आ गया, मंगल के मैं साथ भी आशा करता हूँ सभी, हाँ मैंने नीच के भी कर दिया, मैंने ग्रहण के साथ भी कर दिया। मैं आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो केतु के बारे में पूछ लो। ये चले आगे जी, किसी का कोई विचार है? या तो सब खाना खाने लगे हैं या तो सब सो गए। नो सर। राहु के समान केतु छाया ग्रह है। केतु की स्थिति राहु से सदैव 180 डिग्री पर रहती है। और केतु अगर युति व दृष्ट द्वारा अन्य ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो तो केतु का फल मंगल के समान है। अन्यथा केतु अपने साथ युति करने वाले व दृष्ट करने वाले ग्रहों के समान ही फलदायक है। केतु के शुभ होने पर मूत्र रोग हो जाएंगे, अपना स्वास्थ्य खराब रहेगा, पैरों के नाखून खराब हो जाएंगे, जोड़ों के रोग होंगे। जोड़ों के रोग का भी कारक केतु है, संतान रोगी हो जाएंगे। बस सर जोड़ों का रोग शनि के अंडर नहीं आता? केतु के, शनि नसों
नसों के रिलेटेड रोग दे। ओके। सर राहु केतु तो वक्री ग्रह है, तो ये अपने पिछले ग्रह का, वो पिछले घर का भी तो फल देंगे ना? हाँ जी मैडम, डिग्री वाइज अगर वो डिग्री में आगे होंगे तो उल्टे उल्टे चलते हैं ना ये, हाँ जी सर। उल्टी चाल चलते हैं, ये सीधी चाल तो चलते नहीं। तो अगर डिग्री आगे होगी तो फिर पिछले ग्रह का फल नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छी डिग्री डिग्री होनी तो देखनी चाहिए। सर कितनी अच्छा। डिग्री से हो जाएगा ये चीज, अगर 30 डिग्रीज होती हैं टोटल तो? मैडम लगन की डिग्री से माफिक होगा, उसके 15 डिग्री आगे बनाएंगे, 15 डिग्री आगे चलेंगे पीछे चलेंगे, ओके। वो वहां से पता चलेगा। मतलब 15 डिग्री अगर क्रॉस कर चुका होगा तो फिर पुराने वाले का फल नहीं देगा। है जी। जैसे इन्होंने कहा ना कि डिग्री के कारण वो पिछले वाले घर का भी असर, आप यही कह रही हैं खुशबू जी? आपका भी अरे क्या मैडम देखिए, एक भाव 30 डिग्री का है, जी राइट? 30 डिग्री का एक भाव है। अगर राहु एंट्री करेगा उल्टी चाल से, है ना जी, पहले जी वो 30 से होगा, फिर 29 होगा, फिर 28 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे ऐसे करता चला जाएगा, वो उल्टा चलेगा। जी अगर आपका लगन जो 15 डिग्री से आगे है तो वो केतु आगे बढ़ जाएगा। अगर वो उसकी डिग्री कम है तो वो पीछे आ जाएगा। वो भाव चलित से आपको देखना पड़ेगा, ट्रू राहु से भी देखना पड़ेगा। वो आपको वो जब आप भाव चलित सॉफ्टवेयर से निकालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा वो केतु कहाँ का फल कर रहा है। ओके। क्योंकि आपको लगन साधन तो मैं यहाँ सिखा नहीं सकता, उसके लिए तो मेरे को आपको गणित लाइव सिखाना चाहिए। ठीक है। गणित कोई सीखना भी नहीं चाहता, जब आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर से मिल रहा है तो आप गणित में क्यों माथा मारोगे। जी जी अब ये केतु तो खत्म हो गया, अब ये भी सुन लीजिए कहाँ कहाँ के कारक केतु को माने गए। काला सफेद पत्थर के 2 टुकड़े लेकर पानी में बहा दे तो दूसरे घर में केतु चला जाए। चकला जो है 2 रंग का घर में हो वो बहुत बढ़िया माना गया है। संतान के पुत्र संतान के लिए केतु की व्यवस्था को देखते हैं। मूत्र रोग के लिए भी केतु को देखते हैं। चारपाई बेड जो कहते हैं ना जी भी ससुराल से चारपाई लेके रखना, संभाल के रखना, बेड दे लेना चाहिए, वो केतु है। जब स्त्री पुरुष उस पे ऊपर शादी के बाद यौन कीड़ा में जाते हैं तो उससे पुत्र प्राप्ति होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए केतु का महत्व उसमें ज्यादा लिया गया है। और काले सफेद तिल भी केतु के लिए गिने गए। कुत्ते का कारक भी केतु है। ये तो हो गए आपके 12 के 9 के 9 सॉरी ग्रह हो गए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज यही क्लास समाप्त करेंगे, बहुत है आपके पास, इतना मटेरियल हो गया। सर जब नोट्स नहीं कर बनाने ले लगते हैं ना 1 घंटा पता नहीं कब 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। मैडम जी, आपके पास एक बुक ऐसी तैयार हो जाएगी जो आपको कहीं नहीं भागने की जरूरत, जी जी सर। तो इस सेमेस्टर करने की जरूरत नहीं है। जी सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, वरना ये क्लास यही समाप्त करें। राज लक्ष्मी जी का कोई क्वेश्चन है उसको पूछें, उनको एग्जाम्पल चाहिए और एग्जाम्पल से मैं करवा दूंगा। सर जैसे मैंने पहली क्लास नहीं लगाई थी पूछे उसमें पूछे जी। आपने बेसिक चीजें कराई थी, जैसे कि पनवर भाव, चतुरस भाव, उपाच्य हाउसेस। मीनिंग तो पता लग गया क्योंकि लिखे हुए थे, मतलब ये यूज कहाँ करने हैं, मतलब क्या ये चीजें? आगे जाके पता चलेगा जी। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये हमारी लैंग्वेज है। नहीं सर ये तो समझ आ गया था, आपने मतलब वो बताए हुए थे ना, अपोक्लिम अपोकलिम, हाउसेस, पनफर जहाँ भाव, पनवर ये आगे जाके भाव, उपाच्य, ये युति मारक भाव। ये मारक भाव ये आगे जाके यूटिलाइज होते हैं। ठीक है जी। अब ये देखना पड़ेगा वो वो स्वामी तीसरे और छठे भाव का है, वो कहाँ से फल करेगा।
ठीक है, मतलब ये वो आगे कहाँ से यूज, देखें? क्योंकि वो तो आपने लिखवाए हुए हैं कि मारक भाव 2 और 7 मारक भाव होते हैं, आयु भाव बारवा भी 3 और 8। इन्वॉल्व होता है, बारक में वैसे ही खर्चा होता है, और मार्केश जब भी चलता है तो कोई ना कोई हॉस्पिटल का योग तो बनता ही है, इसलिए 12वां भाव इन्वॉल्व होता सो मारक भाव में 2 7 के साथ 12 भी लिखना है सर? है। लिखिए, लिख लीजिए, ये अपना अनुभव है, जब भी मार्केश चलता है तो आप हॉस्पिटल में तो जाते ही। मार्केश चलता मीन्स उसका मतलब जो स्वामी होता है उसकी दशा आती है, वो कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, हाँ जी। जी। जब मार्केश की दशा चलती है तो उसमें आपको मैंने एक चीज बोली थी, षष्ठे द्रौपदी हरणम अष्टमम रावणम चीरहरण। रावण का जब वध हो रहा था, ब्रह्मा जी ने बोला, हे प्रभु रामचंद्र जी, इसका 2 मिनट बाद मार्केश ओपन हो रहा है, तो आप इसके द्वारा, विभीषण द्वारा बताएगी जगह पर तीर चलाएं ताकि रावण का वध हो सके। छठा भाव मान सम्मान का है, छठा और 8वें गुरु मान सम्मान का कारक है, सॉरी, और छठा 8वां भाव जो है वो मान सम्मान में कमी कर देता है, गुरु का वहां जाना, क्योंकि वो बुद्ध का पक्का घर है, वो शमशान है, शमशान में कोई उच्च कोटि का साधु भी सही नहीं माना जाता। तो कहने का भाव ये है भी, षष्ठे द्रौपदी हरणम, जो जातक अपने रूम में बैठा होगा या शयन कक्ष में बैठा हुआ है, उसको भी नहीं पता था उसका चीर हरण होगा, और इतना विद्वान ब्राह्मण होने के बावजूद रावण संहिता जो उसने रचित की है वो चक्षु नेत्र खोल देती है हमारे। ऐसे ऐसे उपाय लिखे हैं जिससे करने से बहुत ज्यादा कुछ प्राप्ति होती है, पर वो भी मारा गया। अंत तो सबका है ना? तो सर, तो मार्क उसका भाव उपाय की क्या जब, है? अगर अरे 8वें पहले भाव में। सुन तो लो, जी। बाद में उपाय ले लेना, पहले सुनो। अब जी। देखिए, मार्केश की संज्ञा को समझ रहे हो, पहले समझो, ये समझने का विषय है। मैं आपको ये लिखाया है इसलिए आप पढ़ो, ताकि आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। तो दूसरा और 7वां मार्क भाव क्यों माना गया, अब आपको ये भी आज मैंने क्लियर करता हूँ। गीता जी हैं? आप सुनिए, वीर्य का कारक बृहस्पति है, और बृहस्पति को नाड़ी में क्या बोलते हैं, मेरे माइंड स्लिप हो गया जी। गीता जी, नाड़ी में बृहस्पति को क्या बोलते हैं? जीव कारक। ठीक है जी, अब जीव कारक बृहस्पति है, राइट। और आपको ये भी बात समझनी है, जीव कारक बृहस्पति है, और जो जातक आर्मी में जाता है या जिसका शुरुआती में डिवोर्स हो जाता है, उसकी शादी नहीं होती, उसका वीर्य नाश नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि बृहस्पति पुत्रदायक है, वीर्य में कीटाणु होंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और स्त्री से संभोग करने से वीर्य का नाश होता है। तो वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है। तो प्रबल मार्केश क्या बनी? सप्तम भाव। सप्तम भाव में क्या लिखा है? शुक्र इसका कारक। प्रबल मार्केश शुक्र को इसलिए लिया गया है क्योंकि वीर्य का नाश करने में प्रबल मार्केश स्त्री है। Am I right? जी अब सर। दूसरा भाव क्या है? हमारे मुख जीवा का है, हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा शरीर रहेगा। वहां भी शुक्र कंठ का कारक है। चंद्र मुख में ही हमारे लार्वा बनता है, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम चलता है। आप तो डॉक्टर हो, आप तो इस बात का नॉलेज होनी चाहिए। तो दूसरे भाव में चंद्र को उच्च किया गया है। अब चंद्र को उच्च करने के कई रीजन बोले गए हैं। बैल साइन है, बैल की सवारी भोलेनाथ जी करते थे, भोलेनाथ जी के मस्तिष्क पे विराजमान चंद्र है। अब दूसरा भाव में उच्च का इसलिए माना गया है क्योंकि वहां हमारा जमा धन भी है, और धन प्राप्ति के लिए आदमी मरता मरता मर जाता है, उसकी लालसा नहीं खत्म होती। धन कमाने के चक्कर में पराक्रम करता है, और पराक्रम से शरीर हमारा घिस जाता है। ठीक है जी, कुटुंब का है, कुटुंब को पालते पालते आदमी मर जाता है। आप लोगों के अंदर
भूख कम हो रही है। जो आज तक 3 रोटी खाता था वो 2 खा रहा है, आज की डेट में भूख नहीं लगती, पैसे के मगर भाग रहा है, समय नहीं है, वो मार्क भाव को एक्टिवेट कर रहा है। अब दूसरा 7वां कैसे मार्क है, 7वां भाव इन्वॉल्व करेगा, दूसरा मार देगा, वो 7 में से 8वां वो है, राइट। अब जी तीसरा भाव हमारी आजू का है, अष्टम से अष्टम है, तीसरा हमारा बल है, जितनी मेहनत करोगे जीवन में थकान चोट कुछ ना कुछ तो होगा। तीसरा हमारा कम्युनिकेशन का भी, पेंटिंग का बाजू बल भी है, तो वो इस प्रकार से गुण स्वरूप चलेंगे। मेष राशि आने का द्वारा, मीन राशि जाने का द्वारा। स्त्री ही प्रबल मार्केश मानेगी। अच्छे अच्छे राजाओं को खत्म करना स्त्रियों के हाथ में था। अच्छे अच्छे ऋषियों की साधना को तोड़ने का उत्तर भी स्त्रियों के पास था। बड़े बड़े राजा, हमारे दिग्गजन, जो हमारे देश का बेड़ा बैठा है, वो भोग विलासता के चक्कर में ही बैठा है, वरना तो बैठ नहीं सकता। अगर आपको अकेली, अगर आप स्त्री मोह में चले जाते हो, ठीक है ना, चाहे पराई स्त्रीगामी चाहे किसी स्त्री, तो आपका पतन, शरीर का पतन, शरीर का नाश होना संभव है। ये हर प्रकार से आप मान के चलो, चाहे कोई भी है। अगर हम सप्तम से सप्तम, अब ये भी बात को समझें, मारक मारक एक संज्ञा है, वो दसम से दसम भाव भी है, डेली इनकम का भी है। आप देखिए स्त्री को लक्ष्मी भी माना गया है। 7वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो हमारी शादी होती है। अब स्त्री के आने से हमारे घर में डेली इनकम भी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके खर्चे बर्चे के लिए भी चाहिए, तो उसको लक्ष्मी भी माना गया है, वो मार्केश भी है। तो इस प्रकार से इस जो ऋषियों ने बहुत टेक्निक से, बहुत सिस्टम से समझ के भावों को फिट किया है। अगर इसके डेप्थ में जाते जाएंगे तो D64 से अब आधा मिनट की प्रेडिक्शन कर लें। आधा मिनट की प्रेडिक्शन में आप कितना निकाल दोगे, कहां तक माइन्यूट कर लो। आधे मिनट से ज्यादा तो प्रेडिक्शन माइन्यूट नहीं चाहिए ना किसी को, तो वहां तक कोई नहीं जाता। अब आपका किसी का कोई प्रश्न मार्केश के लिए बचा हो तो बताइए। 73 भाव भी सप्तम भाव बोला है। राजलक्ष्मी जी माइक खोलें जी, आपका कोई क्वेश्चन हो सर, माइक खोलें। तो थोड़ा सा वीडियो देखेंगे सर, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर सोचेंगे। देखिए मैडम, मैंने बहुत इसलिए content है। इतना लंबा नहीं, मैंने इतना लिखाया है ताकि शास्त्र बोलता खोजो विद्या कर्मो नारी, जितना सोचोगे, जितना कहते हैं ना विद्या बांटने से बढ़ती है, मैं नहीं मानता। मैं तो आपको टेक्निक बता जाऊंगा, जितना आप सोचोगे, जितने दिमाग उसके ऊपर वर्क करेंगे, उतनी विद्या में निखार आता जाएगा। बिल्कुल। अगर सर अगर अष्टम में केतु बैठा हो, देन उसका पुत्र संतान में दिक्कत होती है, उसके गुदा स्थान में कोई ना कोई दिक्कत होती है। केतु उसको स्पिरिचुअल साइंस ज्यादा होती है, उसके अंदर गहन चिंतन में। एक भाव हमारा नेगेटिव भी है तो एक भाव हमारा पॉजिटिव भी है, उसके गुण स्वरूप कुछ देते भी है, कुछ लेते भी है। तो सर अगर राहु 8th में आ जाए, अगर केतु वो कर रहा है तो राहु आ जाए तो क्या करेगा? राहु अचानक मारेगा फिर आपको। अच्छा, उसका संतान के साथ कोई रिलेशन, जैसे आपने कहा केतु होगा तो केतु पुत्र संतान दायक है, केतु से पुत्र संतान का विचार किया जाता है जी। राहु से क्या विचार करेंगे? चला धुआं तो वैसे भी शमशान में होता ही है, धुएं का कारक।
तो केतु से पुत्र संतान का विचार करेंगे, लेकिन कैसे? कैसे का मैं कैसे बताऊं? जो ऋषियों ने कारक माना है तो मैं कैसे नहीं मानूंगा? कैसे विचार करेंगे बताइए। मतलब कुछ डिपार्टमेंट में मिला हुआ है। मीन्स वो कुछ दृष्टि भाव युति ऐसा कुछ होने पे ऐसा है, बृहस्पति जो है उत्तरदायक है, और उत्तरदायक देने से पहले बृहस्पति 5वें भाव को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, संतान का भाव है, तो उसमें अगर आप पुत्र का संतान तो वो देगा बृहस्पति, तो पुत्र संतान देखने के लिए आपको केतु का विचार करना पड़ेगा, स्त्री संतान देखने के लिए, कन्या संतान के लिए आपको बुध का विचार करना पड़ेगा साथ में। सर आगे जाके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी इस हिसाब से? कौन सी मैडम वो कौन से सुपर एडवांस में आपको प्रेडिक्शन सिखा दूंगा, पर आपको करने नहीं दूंगा, ये वचन ले लूंगा। हाँ सर, वो तो आजकल जरूरत भी नहीं, आजकल तो लड़का लड़की सेम ही है। कोई बहुत सेम नहीं है, नहीं सर, आज तो सब एक सार है, सब एक सार के खराब है आज के बच्चे। मुख्य आपके पास परेशानी ये है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानते। सर अगर द्वितीय भाव में जुपिटर एंड आप राहु है, कैसा? अब दो जगह से इन्वॉल्व, कैसे डबल हो गया? अब हाँ डबल वो आवाज फट रही है आपकी। पता नहीं सर, नीरज जी नमस्कार जी, आचार्य जी हो रही है आपकी आवाज, हाँ दो आवाजें आ रही। नमस्कार आप सर। लॉग एक आउट जगह से फ्लाइन आउट हो जाओ आप। आप बंद कीजिए माइक, 1 मिनट बंद कीजिए। आपका बृहस्पति केतु द्वितीय भाव में है? केतु नहीं सर, राहु। बृहस्पति राहु, यस, द्वितीय भाव में। बृहस्पति वो थोड़ा सा ज्ञान में तो वृद्धि करेगा, स्पीड को तेज कर देगा, पर बृहस्पति राहु होने से किसी घर में किसी को सांस की प्रॉब्लम रहेगी, बुजुर्गों को धन नहीं बचेगा, धन नहीं बचेगी, बचता नहीं धन। राहु द्वितीय भाव में जब भी संबंध करेगा, धन का गड़ा धन, जमा धन को भी बाहर निकाल देगा। धन कारक मशीन बृहस्पति है। बाकी नीरज जी जी बताइए, बृहस्पति राहु के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। बोल दो, थोड़ा बिजी हूँ मैं। ठीक है सर। चलिए जी, आप किसी का कोई सर तो जिसके द्वितीय भाव में राहु होगा उसका धन हानि करवाएगा बीमारी वगैरह से। ये तो बात की बात है जी, पहले तो धन तो निकाल लेगा, किसी भी ढंग से निकाल लेगा, ये चीज समझ ले। अब कौन सी बीमारी आएगी उसके बाद देख लेंगे। निकाल लेगा सर, मीन्स या तो इन्वेस्टमेंट करेगा या तो ऐसा कुछ है सर। कहीं से भी निकाल दे, आपका इन्वेस्टमेंट से निकाल ले, जमा धन से निकाल ले, कहाँ से निकाल ले, पैसा नहीं टिकने देगा। बट सर एक बार आपने इसके लिए बताया था ना शायद कि वो गोल्ड खरीद सकता है, ऐसा कुछ अगर बचाना है तो, है ना? हाँ मैंने हाँ, बोला सेविंग सेविंग को चेंज कर ले बस। हाँ जी, हाँ जी, यही एक सोल्यूशन बचता है। और उसके अलावा तो कोई चीज बचती नहीं, पैसा तो रुकेगा नहीं, 10 डालेगा शाम को खत्म। हाँ जी, हाँ जी। फैमिली मेंबर को दे दे अपना, निकल भी गया और किसी के और के नाम से सेविंग कर ले। फैमिली मेंबर को दे दे जी, वो वापस कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है। ये भी बोला था सर आपने। तो गोल्ड इसलिए बोला मैंने, इसलिए गोल्ड बोला, एक तो गुरु आपका मजबूत रहेगा, सेकेंडली गोल्ड को जब मर्जी सेल आउट कर सकते हो, लेकर होम में आप कहीं भी छोटे से लेवल में रख सकते हो। धातु है वो गोल्ड से वो उसका वो जो समग्रह है राहु बृहस्पति, उसका राहु का पर उस कंडीशन में ये भी तो होगा ना कि अगर आपने टाइम टू टाइम गोल्ड को बेचा तो गुरु भी तो बंदा होगा उस टाइम। ना सर, ना
ऐसे नहीं होगा, आपने गिरवी नहीं रखना गोल्ड को। नहीं, गोल्ड को गिरवी नहीं रखना, बेचना भी नहीं होता बेचना ना। भी तो खराब ही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे मेरे क्या है, मेरे चंद्र क्षेत्र में क्रॉस है, ठीक है जी। अब चंद्र क्षेत्र में क्रॉस है और आप मेरा चंद्र पे शनि की दृष्टि भी है। चतुर्भाव में, चतुर्भाव का कारक भाव नाश न, शास्त्र लिखता है जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठ जाए तो उसका नाश करता है, क्योंकि उसके कार तत्व में वृद्धि कर देगा कुछ ना किसी गुण स्वरूप में, खर्चा तो करवाएगा। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जितने मैं पैसे कमाता हूँ सब उसमें डाल देता हूँ, कोई चीज बिकनी आई तो ठोक दी उसमें। तो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी नीरज जी 26,000 रुपए। अब मेरी इन्वेस्टमेंट हुई जो करते करते 54,000 में भी हुई, 53 में भी हुई। तो ऑन एवरेज मेरी जो इन्वेस्टमेंट बनती है 42 के आसपास की बनती। अब मेरे को कहीं जरूरत पड़ेगी तो मेरे को गोल्ड किसके लिए रखा है, मेरे को बेचना पड़ेगा। उस समय कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव मंदा होगा, तभी मैं बेचूंगा ना जी। धनकारक मशीन बंद पड़ेगी तभी तो मैं बेच पाऊंगा। पर मैं जब तक बेच रहा हूं मेरे को हौसला तो है ना, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, मुसीबत में काम तो कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। उसका क्या फायदा, मैं लिक्विड रखा हूँ, राहु द्वितीय भाव को विराजमान बैठे हैं, महाराज जी मेरे बैंक से भी उड़ा देंगे। बताइए गीता जी, बताइए क्या ये मेरा सोचना गलत है? सर उससे तो बेटर ही है। मैडम एफडी भी तो वो कह रहा है, उसने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, चारों वेदों में लिखा है, द्वितीय भाव में राहु जमा धन को निकाल देगा। जमा तो फिर सिचुएशन मेरे ही ऐसे दुगनी कर देगा ना कि आदमी को खुद ही तुड़वानी पड़ सिर्फ जाएगी। 8th हाउस में आपका केतु भी तो है, मतलब कि अगर एफडी भी हो जाती है या पॉलिसी में आप लगा देते हो तो वो सेम रहेगा परमानेंट। सर मैं एक चीज पूछूं? एक मिनट रुकिए, वो गीतिका जी क्या कह रहे हैं जी, एफडी बनवा दोगे क्या रहेगा? सर सेफ रहेगा, बैंक में वैसे एफडी सेफ रहेगी। मैडम जी मैंने जितने अनुभव लिए हैं ना, राहु जब भी द्वितीय भाव में आता है, जब भी गोचर वर्ष भी आता है तो पैसा निकाल देता है। तो पैसा जमा धन निकालेगा, वो अचानक खर्चे करवाएगा कहीं कहीं ना कहीं, ज्यादातर हेल्थ या किसी बड़े लेवल पे, तो एफडी उफडी सब बढ़ जाएगी। नहीं सर, गीतिका तो जी कह रहे हैं केतु के साथ लिंक कर रहे हैं कि उसके साथ मतलब 8th हाउस में मैडम 180 डिग्री पे केतु अष्टम में ही जाएगा ना। हाँ जी, तो वो वो कह रहे हैं सर 8th हाउस में केतु है तो केतु भी तो गुप्त करवाता है, तो आप एफडी करा के एक जगह सेफ रहेगी वो एटलीस्ट, मतलब कि। मैडम उसका बचाव पता क्या है, ये राहु के साथ समग्रह जो है उसके बराबर का ग्रह बृहस्पति है, am I right? चंद्र से वो शांत रहता है, कागज से नहीं शांत रहेगा। मैं चंद्र और बृहस्पति को पकड़ लिया, ले भाई मेरे पास गुरु बढ़ता जा रहा है, चंद्रमा उसको ठंड करेगा, तो नेचुरली बात है उसको, उसके ऊपर उन धातुओं पर उसका कोई प्रभावहीन रहेगा। नहीं, पर अगर आप जैसे कह रहे हो गुरु भी तो गर्म मिजाज का होता है और चंद्रमा ठंडे मिजाज का, ये भी तो ऑपोजिट तासीर होगी। गुरु में ठंडे मिजाज की भी दो राशियां, दो गुण स्वरूप है उसके अंदर, धनु राशि भी है, मीन राशि भी। ओके, तभी तो वो सम है राहु के साथ, बराबर का ग्रह है राहु के। तो मैं कुछ जानना चाहती हूँ। मैडम जी 10:30 हो गए, आप कितना जानना चाहते हो? सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ओ गीता जी ने खाना भी खाना है, सोना भी है, सर उनसे पूछ लो जी। किस ग्रह से ये पता चलेगा कि इंसान को वो इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में करना है, मींस गोल्ड में करना है या फिर प्रॉपर्टी में करना है, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में? ऐसा कीजिए 3100 डालिए, मैं आपको सारी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। आप कहां से कम से कम आपकी प्रेडिक्शन हो जाएगी, मेरा तो राहु के। ऐसा है, चतुर्भाव से हम, सुनिए अब सुनिए, ध्यान से सुने, चतुर्भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, वो चंद्रमा की स्थिति को तो देखेंगे, ठीक है जी। अब वहां पर देखेंगे तीन
चार कारक हैं। चार कारक क्या है? शनि मकान के लिए, मंगल भूमि के लिए, शुक्र गाड़ी के लिए। अब इनका विचार है भी हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें ताकि हमारी सक्सेस रेट मिले। तो सक्सेस रेट चतुर्भाव से 11वां भाव हमारा जमा धन लाभ है, ठीक है ना, राइट। तो चतुर्भाव से 12वां भाव तृतीय भाव है। तृतीय और द्वितीय भाव की स्थिति को भी देखेंगे, चतुर्भाव को भी देखेंगे, साथ में एकादश भाव को भी देखेंगे। तो वहां पर देखेंगे मंगल की स्थिति को देखेंगे तो मंगल बढ़िया है, योग कारक है, अच्छी स्थिति में मैरिज प्लान की दृष्टि है, तो भूमि ले लेंगे। जहां जहां से हमें जहां से बेनिफिट दिखेगा उसी प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना ये थोड़ा भी हम मुंह उठाया इन्वेस्टमेंट कर दी। ये तो कुंडली के मेरा ऊपर सवाल डिपेंड सही था करे। ना? तो मैंने आपसे 3100 लिए तो नहीं? बताइए, यही आपके लिए बढ़िया है। अगर मैं 3100 लेता, अगर यही जवाब देता, फिर फायदा क्या? देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है केतु खराब होना चाहिए जी। बिल्कुल जी। अगर केतु क्योंकि वो खराब हो चौथे तो भाव को invest नहीं मारेगा। किस चीज नहीं, केतु अच्छा, केतु खराब होगा तो फिर किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें? कहीं भी कर आप ये लीजिए। देखो ना, आप ये देखो ना, गोल्ड। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका केतु खराब होता है, तभी तो बैंकों से कर्जा लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं वो। समझे? सर वो चुकाते भी तो नहीं है, वो भाग भी तो जाते हैं। तो क्या हो गया, भाग जाते हैं। उनका तो कोई लॉस नहीं होता, बैंक का ही लॉस होता है। पर सर फेम तो गया ना। समझे? कहाँ फेम गया जी? कौन गया सा विजय बिल्कुल। माल्या तो विजय माल्या भाग गया, उसका कौन सा सिंबल खराब हो गया आज तक? बिल्कुल, इज्जत तो उतर गई उसकी, और कितनी इज्जत पूरी जगह हर उल्टा जगह फेमस हो गया, फेमस हो गया। और फेमस फेमस हो कि गया। हम जैसा को भी पता चला कि माल्या कौन है। माल्या कौन है? फेमस किस वे में कौन जानता हुआ? था माल्या को? मतलब गलत हम वे तो में फेमस हाँ, हुआ ना, तो बदनाम हुए आप तो सुनिए क्या हुआ, नाम तो हो गया और गीतिका पैसा जी, लग बात मिल गया। समझे। केतु ग्रहण करता है चंद्रमा को, है ना जी। अब केतु छठे भाव में क्या है? कर्जा कहाँ से देखा जाएगा? छठे भाव से, है ना जी। अब केतु मंदा है मान के चले, तो उसका पुत्र भी तो है, इतना बढ़िया नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि पुत्र का पता है किसी को? हाँ खाली पैसा जोड़ना नहीं, पैसे के साथ शोहरत, इज्जत, सेहत अच्छी हो, संतान हो, उसको माना जाता है। यही अब तो मैं कह रही हूँ इन्वेस्टमेंट के सर, लिए पैसे ले लो, केतु खराब होना चाहिए, वो फेम वेम तो सब चला गया ना उसका। नकली है वो, नकली, नकली। हाँ तो फिर पैसे स्टेटस लेके भी, सनी, हाँ स्टेटस सनी। अभी तो सिर्फ पैसे की केतु 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 अभी सिर्फ पैसे गुरु की मान investment की बात सम्मान है, होगी। ध्वजा सूर्य बोलते मान हैं ना, सम्मान है। ध्वजा ध्वजा। तो मान सम्मान और स्टेटस में क्या फर्क हुआ? इज्जत। एक ही चीज है, एक ही है। तो फिर स्टेटस हम कह रहे हैं कि वो केतु है और मान सम्मान सन है। सन को इसलिए है, सूर्य भी तो नेम फेम है। अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो भी सरकारी पद पे बैठा, उसको सलूट बजते हैं। सलूट गुरु तब तक अच्छा बैठे, है। कुर्सी को सलाम है। अरे कुर्सी को सलाम है गुरुजी, कभी तो हाँ, झंडे को भी सलाम है। अच्छा जी, अच्छा तो फिर अगर देखिए कुजवत शनिवत राहु, कुजवत मंगल, और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था उसके ऊपर, रथ के, अर्जुन के। ये भी तो समझे, केसरी कलर का। वो जब जब उन्होंने बताया मंगल इन्होंने कैसे रक्षा की, मैं झंडा उतार लेता हूँ, तभी वो रथ की रक्षा टूट गई। मैं कितना बचा सका तो उतना बचा ली, सिर्फ कर्ण के बाणों से नहीं बचा पाया था मैं रथ को। आपकी पुत्र संतान अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है। चारपाई क्यों अच्छी गिनी गई है? केतु की वजह से, क्योंकि अंतिम चारपाई पे ही उठना है, चार कंधों की जरूरत है। गुरु जी क्लास और करें? हाँ जी करिए जी।